ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है समास, और समास के अंतर्गत भी हमने पिछली क्लास में समास शब्द को समझा, समास की परिभाषा को समझा, समास से सामासिक पद कैसे बनता है इसको समझा, फिर सामासिक पद का विग्रह कैसे करते हैं इसको समझा, और उसके बाद हमने अव्ययीभाव समास का अध्ययन किया। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज जो हम करेंगे, हमारा दूसरा समास चलेगा द्वंद्व समास। कौन सा समास चलेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत आसान होता है पढ़ने के दृष्टिकोण से, सरल इसको समझा जाता है और सरल है भी। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी। ये दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ प्रदान करते हैं। ये नहीं है कि प्रथम पद का अर्थ दूसरे पर डिपेंड करे या दूसरे पद का अर्थ प्रथम पद पर डिपेंड करे, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। जब दोनों पद पृथक पृथक अपना स्वतंत्र अर्थ प्रदान करते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। एक बार परिभाषा अपन देख लेते हैं, फिर समझेंगे। जिस सामासिक पद में, सामासिक जो पद होता है इसको समस्त पद भी कह देते हैं अपन, इसको समस्त पद भी कह सकते हैं। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वहां द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो जिस सामासिक पद में जो दो या दो से अधिक पद जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिनसे मिलकर के एक सामासिक पद बनाए, वो पद क्या होते हैं? सबकी सब अपने आप में पूर्ण होते हैं, अपने आप में प्रधान होते हैं, अपने आप में मुख्य होते हैं, और अर्थ के दृष्टिकोण से वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं होते। जैसे माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ माता का अर्थ अपने आप में पूर्ण है, पिता का अर्थ अपने आप में पूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे पर अर्थ के दृष्टिकोण से आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, एक नोट लगा, एक मैंने परिभाषा को समझा, एक नोट लगाती है और उस नोट में देखते हैं। जब नोट लगा करके लिखिए, जब किसी सामासिक पद का समास विग्रह करते समय शब्दों के मध्य और अथवा या
आदि। का प्रयोग हो, का प्रयोग हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। सिंपल सी बात है कि हम किसी सामासिक पद का समास विग्रह कर रहे हैं और समास विग्रह करते समय और अथवा या आदि इनका प्रयोग हो रहा है तो वहां निश्चित रूप से द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अब उदाहरण देखते हैं। दिन रात, दिन रात, दिन का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, उसकी विशेषता अपनी अलग होती है और रात का अर्थ अलग होता है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। समास वगैरह करेंगे दिन और रात, या तो अपन इसका करेंगे दिन और रात, या दिन रात का मतलब दिन या रात, दिन और रात या दिन रात आदि। तो कहने का मतलब कैसे भी कर लो इसका समास विग्रह और अथवा या आदि में से ही प्रयोग होगा। और का प्रयोग हो रहा है, समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। दाल रोटी, दाल रोटी का मतलब क्या हुआ? दाल और रोटी। नेक्स्ट और देखिए, दाल बाटी चूरमा। समास वगैरह करेंगे दाल बाटी और क्या करेंगे? चूरमा। तो दाल बाटी और चूरमा का और शब्द का प्रयोग हो रहा है तो समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। सभी अपना पृथक, दाल का अपना स्वतंत्र अर्थ है, बाटी का अपना स्वतंत्र अर्थ है, चूरमा का अपना है, दाल का अपना है, रोटी का अपना है, रात अलग है, दिन अलग है। तो ये जो सभी जो शब्द हैं ये अपना स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। अपने आप में तो सभी ये शब्द जो है अपने आप में प्रधान है और इन शब्दों जब संस्कृत से युक्त जो सामासिक पद है जब उसका अपन समास विग्रह कर रहे हैं तो उन सभी सामासिक पदों के बीच में और अथवा या आदि का प्रयोग हो रहा है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निश्चित रूप से सभी में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। अब देखते हैं तत्पुरुष, तीसरा समास तत्पुरुष समास। काफी इंपोर्टेंट समास होता है। इसमें तत्पुरुष जो समास है इसमें क्या होता है? एक पद तो ये है, प्रथम पद, इधर द्वितीय पद बैठा है, आप ये मान लीजिए। तो ये जो प्रथम पद है इसकी जो विभक्ति है इसका तो होता है लोप। क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है। प्रथम पद की जो विभक्ति है उसका क्या होता है? लोप होता है। और ये जो दूसरा पद है ये क्या होता है?
मुख्य पद होता है। क्या होता है? ये मुख्य पद होता है। तो प्रथम जो सामासिक जो पद है या समस्त पद जो है, उसमें जो प्रथम पद है उसमें तो क्या होगा, उस प्रथम पद की विभक्ति का तो क्या होगा, लोप होगा। क्या होगा? लोप होगा। और द्वितीय पद का, द्वितीय जो पद होता है वो मुख्य होता है। और यदि हम और गहराई में जाना चाहें परिभाषा की, तो जो ये प्रथम पद है ये द्वितीय पद की क्या बतलाता है, विशेषता बतलाता है। लेकिन मैं यहाँ इस बात को इसलिए नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि अपन विशेषताओं के जो ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं वो अपन कर्मधारय समास में अध्ययन करते हैं। लेकिन यदि परिभाषा को और गहराई में ले जाती है तो निश्चित रूप से ये परिभाषा बिल्कुल सही है कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद में व्यक्ति का लोप होता है, द्वितीय पद मुख्य होता है, और प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद की क्या बतलाता है, विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है। जहां ये नियम ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो नियम ये सभी ये फॉलो हो रहे हो, तो वहां निश्चित रूप से कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। लेकिन उस सबको छोड़ दीजिए, इन पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में सिंपल सा नियम भी अपन याद रख सकते हैं। कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब हम किसी समस्त पद का समास विग्रह करते हैं, तो जब समास विग्रह करते समय जब हम उसको पृथक पृथक कर रहे हैं, पृथक पृथक शब्दों में उसको सामासिक पद को बांट रहे हैं, तो उन पदों के बीच में यदि कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां निश्चित रूप से कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो हमने देखा दो पद लेकर के चलते हैं, एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। प्रथम पद की विभक्ति का लोप होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और दोनों, यदि हम किसी सामासिक पद का समास वगैरह कर रहे हैं, तो दोनों पदों के बीच में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। यदि हम और अच्छे से समझना चाहते हैं, कह सकते हैं कि प्रथम पद के जो कारक चिन्ह जो होता है, कर्म कारक से अधिकरण कारक तक का, उसका हमें समस्त पद में तो लोप दिखाई देता है, लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो कारक चिन्हों का प्रयोग प्रथम पद के बाद होता है। देखते हैं परिभाषा। जिस समास में प्रथम पद की विभक्ति का लोप व द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। वो वहां तत्पुरुष समास जिस समास में प्रथम पद की विभक्ति का लोप व द्वितीय पद प्रधान होता है, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। सिंपल सी बात है। जैसे राजपुत्र, जैसे राजपुत्र समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। क्या होगा, राजा का, राजपुत्र क्या कहेंगे, राजा का पुत्र। अब देखो इस राजपुत्र में हमको यहाँ पर किसका लोप दिखाई दिया, प्रथम पद की विभक्ति
का लोप दिखाई दिया। यहाँ प्रथम पद की जो राजा जो शब्द है, इसका जो इसमें जो विभक्ति उसका लोप है। जब इसका अपन प्रयोग अलग अलग शब्दों में जब समस्त पद को अपन बांटते हैं तो हमने विभक्ति का प्रयोग किया। विभक्ति कौन सी लगी? का लगी। कौन सी लगी? का, यानी कि कर्म कारक। जब कर्म कारक लगी तो ये बना राजा का पुत्र। तो इसका मतलब ये विभक्ति का प्रयोग हो गया। सिंपल सी बात है, यही परिभाषा कह रही जिस समास में प्रथम विभक्ति का लोप, यहाँ लोप है। लेकिन जब हम इनको समास विग्रह करते हैं समस्त पद का, तो फिर विभक्ति का अपन प्रयोग कर देते हैं। और जब विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो हमको कौन सी विभक्ति? द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। या अपन कह सकते हैं कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। और उदाहरण देखते हैं। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें कौन सा है? संप्रदान, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्वर्ग प्राप्त अर्थात स्वर्ग को प्राप्त को अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण लेता हूं। हस्तलिखित। हस्तलिखित का समास विग्रह क्या होगा? हाथ से लिखित। इसमें क्या है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के उदाहरणों में जहां प्रथम पद में विभक्ति का लोप होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है, ऐसे समस्त पद यदि हमें दिखाई दे तो वहां तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष। और समास विग्रह करते समय कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग हो, या अपन कह सकते हैं कि द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता हो, तो वहां कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। एक बार मैं पुनः दोहरान करा देता हूं। हमने तत्पुरुष समास पढ़ा। तत्पुरुष समास में प्रथम पद की विभक्ति का परिभाषा पढ़ी। प्रथम पद की विभक्ति का लोप होता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर हमने देखा कि जो समस्त जो पद होता है उसमें जो प्रथम शब्द होता है इसकी तो विभक्ति का लोप होता है और ये द्वितीय पद प्रधान होता है। ऐसी स्थिति में जब हम इस समस्त पद का जो समास विग्रह करते हैं, तो जो समास विग्रह करते हैं तो फिर समास विग्रह करते समय इस प्रथम पद की विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और जब इस प्रथम पद की विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो देखिए कैसे पहचान करेंगे कि द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का यदि प्रयोग हो रहा है तो वहां निश्चित रूप से तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए इसके लिए संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। कौन सी का हो गया? चतुर्थी का। यहाँ देखो स्वर्ग को प्राप्त द्वितीया, यहाँ द्वितीया का हो गया। हाथ से लिखित, यहाँ करण कारक है अर्थात कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। अब जो नेक्स्ट समास है उनका अध्ययन अपन अगली कक्षाओं में करेंगे।